तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ाना शुरू किया हुआ है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों 12th चैप्टर। बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग के राहुल सर ने कवर किए हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर आगे जो चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सही है, तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें, सारी चीजें आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। सही है, रेगुलरली वीडियोस आप लोग के लिए आ रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर्स के भी आप लोगों को वीडियोस मिल रहे होंगे। सही है, ठीक है। सो बच्चों चलो चालू करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, देखो अगर आपने इसके पहले से मुझे फॉलो किया है, ठीक है, इसके पहले से लेक्चर से मुझे फॉलो किया है, तो आपको पता होगा बच्चों हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू किया हुआ था और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला लेक्चर था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था, उसके अंदर बच्चों हम लोग ने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मैंने आपको समझाया था और वहीं पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड हुआ था। फिर मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि इसके टोटल 4 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो इसको इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सही है, तो इन टोटल फैक्टर्स को भी आज इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। उसके साथ साथ बच्चों एक छोटा सा और है टॉपिक, दैट इज हेबर्स मेथड या हेबर्स प्रोसेस आप कह सकते हो। इसको भी हमें समझना है कि आखिरकार हेबर्स मेथड क्या है। बेसिकली अमोनिया बनाने का प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर कैसे रखना है, कौन सा रिएजेंट डालना है, क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सही बात है, ठीक है। सो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल, और उसके बाद हेबर्स प्रोसेस को हम लोग जंप करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, कम से कम टाइम में इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे और इसी के साथ लेसन भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लेक्चर नंबर 7, यू नो, थाला फॉर ए रीजन। चलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द ली चैटलियर प्रिंसिपल। कुछ ऐसे फैक्टर्स है बच्चों जो ली चैटलियर प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उन्हीं 4 फैक्टर्स की बात आज हम लोग छेड़ने वाले हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है, द वेरी वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सही है, जो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो है आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो उस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आपकी मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, TURE भाई, टेम्परेचर, ये आपका दूसरा फैक्टर है। टेम्परेचर वैरी करने में क्या होने वाला। उसके बाद आपका थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जहां टेम्परेचर दिखता है वहां ज्यादातर आपको प्रेशर भी पूछा जाता है। सही बात है, ठीक है। और जो लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल को टोटल 4 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला अपना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा है बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और लास्ट है बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन बारी बारी से हर एक फैक्टर के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो उस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस तरीके से रिएक्ट करेगा और वो कैसे अपने इफेक्ट को, अपने जितने जो भी इफेक्ट हो रहा है उसके अंदर जो भी केसी का वैल्यू है उसे कैसे वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जो हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। देखते हैं, कंसिडर ए रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, मान लो बच्चों मैंने लिया है, अलग से चलता है, एक सेकेंड ना, राखी ना बड़ी हो गई है काफी। चलो, मैंने लिया है बच्चों N2, इसको मैंने रिएक्ट करवाया है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। सही है,
ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रिएक्शन है, और यहाँ पे मुझे मिलेगा बच्चों आपको यहाँ कितना 2 मोल। ठीक है, आपको 2 मोल में क्या मिलता है, अमोनिया देखने के लिए मिलता है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने मोल में प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं नाइट्रोजन के एक रिएक्शन कंप्लीट करने में, 1 मोल। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1। ठीक है, यहां पे कितने मोल लग रहे हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के बच्चों 3 मोल लग रहे हैं। और कितना मोल आपका अमोनिया बन रहा है, आपका अमोनिया बन रहा है बच्चों 2 मोल। ठीक है, आपका अमोनिया कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन विच आई हैव टेकन फॉर द स्टडी। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अगर मान लो फॉर इन केस अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, मैंने किसी भी तरीके से बच्चों इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, यानी आपका जो केसी का वैल्यू है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय केसी। केसी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। केसी मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब पहले जो कॉन्सेंट्रेशन था, जैसे मान लो ये 2 है, पहले मान लो इसी को मैं कॉन्सेंट्रेशन मानता हूं। ठीक है, वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, इसके नीचे वॉल्यूम भी लगता है, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। पर मान लो वॉल्यूम सेम है और वॉल्यूम मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या आ गया अपना, 2/3 आएगा। सही बात है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑलमोस्ट 0. कितना आना चाहिए, 0.6 के समथिंग आएगा। ठीक है, 0.6 के समथिंग आपका आंसर आएगा। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गलत हुआ तो माफ कर देना, मान लो बच्चों फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है, जो 3 मोल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। सो आई डिड अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 3 की जगह मान लो अगर यहाँ पे 10 आ गया, तो ये केसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले केसी का वैल्यू 0.6 मिल रहा था, पर बाद में 0.2 0.1 कुछ ऐसा मिलने लगेगा। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, केसी का चेंज हो जाएगा। और मैंने यही कहा था ना कि रिएक्शन कभी भी ऐसा नहीं चाहती, आपकी जो नॉर्मल सी रिएक्शन है ना, वो कभी भी इस केसी का वैल्यू चेंज होने देना नहीं चाहती। वो क्या चाहती है कि आपका केसी का वैल्यू के अंदर मिनिमम डिफरेंस आए, ज्यादा इसके अंदर चेंजेस ना आए, आपकी रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन क्या करेगी, आपकी रिएक्शन बच्चों शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड टाइप में। ठीक है, तो यहां पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का शिफ्ट देखने के लिए मिलता है, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो किस तरफ शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी, यानी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। वहीं अगर मैंने इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, मान लो आपने ये रिएक्टेंट लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ज्यादा ली, तो आपकी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, आपके लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल टेक्निक, जिससे क्या होगा, आपका के का वैल्यू चेंज होगा। अब आप लोग सर के का वैल्यू कैसे चेंज होगा, अगर मान लो इसका वैल्यू आपने 10 कर दिया, ठीक है, पहले इसका वैल्यू कितना था, 3 था, अब मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया और इसके वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, तो उस कंडीशन में आपका अमोनिया ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। मान लो आपका ये प्रोडक्ट 2 था, अब यहाँ पे ये 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 आ गया, तो भैया यहाँ पे 10 रहेगा, चलेगा, यहाँ पे 6 आएगा, आंसर अभी भी कितना आएगा, 0.6। आंसर अभी भी कितना आएगा, 0.6। भले ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, भले ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है बच्चों, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो गई, वो शिफ्ट हो गई राइट हैंड साइड में। इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आपका केसी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ। यही है ली चाटलियर प्रिंसिपल, यही कहता है बच्चों ली चाटलियर। क्लियर है, तो आपको अलग अलग स्टेप्स में दिया हुआ है, वही चीज है जो मैंने आपको नॉर्मली समझा दी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर मान लो
इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता तो क्या होता, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता तो आपकी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाती, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती। तो मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, आपका Kc का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने दो, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने दो बच्चों, Kc का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड शिफ्ट होती है ऑन द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर मान लो मैंने प्रेशर कम कर दिया, तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, क्या वो रिएक्शन लेफ्ट जाएगी, क्या वो रिएक्शन राइट जाएगी, वो हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, आज सेम रिएक्शन कंसिडर करेंगे हम लोग, ज्यादा अलग अलग रिएक्शन कंसिडर करके कंफ्यूज नहीं होने वाले। सेम रिएक्शन एंड तक, लेक्चर के एंड तक यही रिएक्शन चलेगा। चलो मैंने लिया है नाइट्रोजन, देखो मैंने लिया है बच्चों नाइट्रोजन, इसको मैंने ऐड कराया है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और आपको क्या मिलेगा, अमोनिया, विल गेट योर अमोनिया। सही बात है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सी रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे कितने मोल है, यहां पे कितने मोल है बच्चों, 1, यहां पे कितने मोल है बच्चों, 3। तो टोटल मिलाकर अगर मैं कहूं तो यहां पे टोटल कितने मोल है, 4 मोल है बच्चों आपके रिएक्टेंट की तरफ। ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ये थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। अगर मैं इस तरफ कहूं तो कितने मोल है, यहां पे मोल है बच्चों 2 और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो 2 मोल है बच्चों आपके किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, 2 मोल है आपके किसके, प्रोडक्ट के। सही है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर आप किसी भी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप किसी भी रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इफ, चलो कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, प्रेशर इंक्रीज। आपने क्या किया है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज किया है। तो हमेशा से याद रखना कि आपके जब भी आप प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उस कंडीशन में जहां जिस तरफ ज्यादा मोल है, ठीक है, जिस तरफ ज्यादा मोल है वहां से रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी किसकी तरफ, जहां पर कम मोल है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जहां पर ज्यादा मोल है, ज्यादा मोल कहां पे है बच्चों, 4, यानी आपके रिएक्टेंट साइड में, और कम मोल कहां पे है, आपके प्रोडक्ट साइड में, यानी 2 है। तो इस कंडीशन में ज्यादा मोल इस तरफ है रिएक्टेंट साइड में, और कम मोल कहां पे है, आपके प्रोडक्ट साइड में। तो इन दिस कंडीशन आपका जो रिएक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो रिएक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा। इसका मोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा मोल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो रिएक्शन है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। द रिएक्शन यू गॉट इज शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड। पर बच्चे ना राइट हैंड साइड से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों पता है? मान लो आपको कोई एग्जाम में, मान लो कोई भी रिएक्टेंट है उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नॉर्मली कोई दूसरी एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, और आपके रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में मान लो 3 मोल है, प्रोडक्ट में मान लो 4 मोल है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया तो फिर तो आप बोलोगे नहीं यार सर ने क्या पढ़ाया था, जो प्रेशर है वो हमेशा राइट साइड शिफ्ट होता है। तो आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज में भी यहां से यहां शिफ्ट दिखा दोगे। नहीं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है बच्चों, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमेशा ज्यादा मोल कम मोल की तरफ शिफ्ट होगा, ज्यादा मोल कम मोल की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में आपका किस तरफ शिफ्ट हो जाता है रिएक्शन, समझ में आई बात? हमेशा ज्यादा मोल कम मोल की तरफ शिफ्ट होता है इन द इंक्रीज ऑफ, ठीक है। सो द shifting of less mole towards more mole quantity। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, क्या करे भैया, चलेगा इतना सही, वही चीज कही मैंने। तो आप इस कंडीशन में ये भी लिख सकते हो, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, सिर्फ इस रिएक्शन में, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो यहां ज्यादा मोल है, यहां कम मोल है, तो आपकी रिएक्शन कहां शिफ्ट हुई, राइट हैंड साइड। वाइस वर्सा बच्चों होगा इसका दूसरे कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है, अगर आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब क्या करोगे, वाइस वर्सा।
अगर आप देखो, ये तो हो गया इंक्रीज वाला, ठीक है, ये तो हो गया इंक्रीज वाला INC, ठीक है। अगर ये प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर अगर वही प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता तो क्या होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन आपके कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट होगी, कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट होगी। ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सॉरी। यहाँ पे मोर आएगा, यहाँ पे लेस आएगा, मोर से लेस की तरफ, द शिफ्टिंग ऑफ मोर मोल टुवर्ड द लेस मोल क्वांटिटी, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाता है इंक्रीज करोगे तो, और डिक्रीज करोगे तो ठीक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा किसी लड़की का नाम नहीं है, वाइस वर्सा होता है इसका उल्टा, अपोजिट, इसका अपोजिट चल रहा है। तो लिख सकते हो तुम लोग द शिफ्टिंग ऑफ लेस मोल, जो मैंने इसके पहले लिखा था वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये है बच्चों आपके प्रेशर का इफेक्ट। अगर आप ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल कम मोल की तरफ जाएगा, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो कम मोल ज्यादा मोल की तरफ आएगा। एक बात और बच्चों आपको जाननी है, क्या, मान जब आपने प्रोडक्ट डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया, तो कलर में भी चेंज आता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, कलर में चेंज आने लगता है। क्या चेंज आता है, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो कलर डार्क हो जाता है, उस रिएक्शन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर जो कलर है वो लाइट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसे भी नोट डाउन जरूर से कर लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हो गया, चलो एक और बात जान लो, एक और बात। आपने बोला सर, ठीक है आपकी बात सुन रहा हूं, आपने बोला सर यहाँ पे कम मोल है, यहाँ पे ज्यादा मोल है, यहाँ पे कम मोल है, बराबर बात। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यहां से यहां रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, ये ज्यादा बनने लगेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो चीजें यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगी, ये ज्यादा बनने लगेगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, बराबर बात है। पर सर अगर कोई कंडीशन ऐसी हो, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, मान लो इसका मोल भी आ गया 2 और इसका मोल भी आ गया 2। नाउ व्हाट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सर वहां पे तो मोल कम ज्यादा था ना, तो भैया मैं कह रहा था कि अच्छा राइट साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो अगर मोल बच्चों दोनों के सेम हो गए, ये क्या है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, दिस इज योर रिएक्टेंट, और ये क्या है बच्चों आपका प्रोडक्ट है। तो इन दिस कंडीशन जब दोनों का ही मोल सेम हो गया तब क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तब आप कह सकते हो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस कंडीशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझ में आई बात, मतलब इस कंडीशन में बच्चों प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आपके रिएक्शन पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, भले वो गैस हो, नो मैटर, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली, इसको भी अपने बुक में लिख लेना जरूर से। लिख लिया, चलें अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात करेंगे। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो रिएक्शन में टेम्परेचर से जुड़ा हुआ दो शब्द हमें याद आते हैं। टेम्परेचर से जुड़े हुए रिएक्शन में दो चीजें हमें याद आती हैं, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है, और एक है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो चीजें हमें याद आती हैं अगर बात हो टेम्परेचर की, ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात हो तो हमें दो चीजें याद आती है बच्चों, एक है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनका मतलब क्या है, पहले मतलब समझो, बहुत सारे बच्चों को तो मतलब नहीं पता होगा, पहले मतलब समझते हैं बच्चों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। देखो बड़ा ही आसान है, एक्सो
एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना मॉल में या फिर मूवी देखने के लिए, तो वहां जब हम मूवी खत्म हो जाती है तो राइट में बोर्ड लगा रहता है एग्जिट, मतलब बाहर निकल जाए। तो जिस भी कंडीशन में, अब देखो एक्सो का मतलब है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। हम लोग यूज करते हैं ना थर्मस, थर्मस क्या होता है? हीट के लिए। मतलब थर्मो जो वर्ड है वो ज्यादातर हम लोग हीट के लिए ही यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादातर हम लोग हीट की बात करते हैं। तो बच्चों जहां पर भी हीट एग्जिट ले रहा है, जहां पर भी हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। रिएक्शन से जहां पे हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द रिएक्शन इन विच heat is released is called as, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, आपका जो हीट है वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है बच्चों। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मान लो A प्लस बी रिएक्शन हुआ, C प्लस हीट, ऐसे। ठीक है, C प्लस हीट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ NaOH। NaOH के क्रिस्टल्स होते छोटे छोटे पतले पतले, अगर आप उन क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में, ठीक है, तो क्या होता है? NaOH ही मिलेगा, मतलब एक्वस में आ जाएगा NaOH, पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत गर्म हो जाता है। कभी देखना, कभी आप लैब में जाओगे तो NaOH अगर आपके पास रहेगा लैब में, ठीक है, पूछना जाके लैब असिस्टेंट, सर हमारे पास NaOH है क्या? NaOH के ये है क्या, क्रिस्टल्स है क्या? उनको लेना और छोटे से टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी मिक्स करके देखना, तो आप देखना वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या हो रही है? हीट रिलीज हो। ठीक है, हमेशा वहाँ से क्या होती है? हीट रिलीज। समझ में आई बात? ठीक है, तो समझ में आ गया। जहाँ पे भी, एक और बात सुन लो, इसको याद करने का बड़ा अच्छा ट्रिक है। जहां पे भी आपको राइट साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट दिख रही है, जहां पे भी आपको प्रोडक्ट साइड में हीट दिख रही है, मतलब वो हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट साइड में हीट है तो एक्सोथर्मिक हीट क्या हो रही है? निकल रही है। दैट इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोथर्मिक। अब सिंपल है यार, अब आपने एक्सोथर्मिक की बात करी ली है तो एंडोथर्मिक इजी हो जाएगा। एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो को याद करो, अंदर से, अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा, एंडो, समझ रहे हो? ठीक है, तो एंडो को याद करो आप अंदर से। और थर्मिक तो भैया है ही। थर्मिक मतलब क्या होता है? स्पेलिंग अलग हो गई थर्मिक के यहाँ पे। थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट कंज्यूम होती है, जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन in which the heat is absorbed or consumed is called endothermic reaction. Thermic reaction. Okay, समझ गया है? समझ गया? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था ये, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आओ, मैंने उनको बताया जिनको नहीं पता हो। सिंपल सी बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब एंडो मतलब अंदर, हीट मतलब हीट। तो रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, और यू कैन से द हीट इज कंज्यूम, कंज्यूम कर लिया गया रिएक्शन के द्वारा, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, जैसे A प्लस B प्लस हीट गिव्स C प्लस D। समझ रहे हो? ठीक है, सो A प्लस B प्लस हीट। अब आप देखो तो आपका जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड में आ गया है। दिस इज रिएक्टेंट साइड। तो आपका जो हीट है वो किस तरफ लिख रहे हैं बच्चों? हम लोग उसे लिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज यूज्ड, इट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्लियर? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है बच्चों? हीट एग्जिट मार रही है, निकल रही है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, आपका हीट क्या होता है?
रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, आपका हीट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बात तो सही है, पर भैया हमारे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आज वो बात करें। मान लो मैंने यहां पे लिखा है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और मान लो मैंने यहां लिखा है एंडोथर्मिक, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं अभी बात कर रहा हूं सबसे पहले एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल जाती है, हीट रिलीज हो जाती है एक्सोथर्मिक। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं क्या करूं बच्चों, उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर क्या होता है, टेम्परेचर एग्जिट होता है। अब आप खुद सोचो, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया रिएक्शन से पहले ही हीट निकल रहा है, रिएक्शन जो है वो पहले ही आपका क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ऊपर से आप उसमें और टेम्परेचर डाल रहे हो, तो कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है भैया। आप जितना हीट डाल रहे हो, रिएक्शन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, रिएक्शन क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। तो भैया ये सब डाल के कोई मतलब है, टेम्परेचर डाल के कोई मतलब है नहीं। तो इस कंडीशन में, एक्सोथर्मिक कंडीशन में, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो जो Kc का वैल्यू है, यानी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। तो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ये सिंबल पता है ना आपको, ये सिंबल इंक्रीज का, ये सिंबल डिक्रीज का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सही है, ऑलरेडी हीट क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है। तो अगर आप रिलीज होने वाली रिएक्शन में वापस और हीट डालोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, सही है ना, ऐसा सोचो, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो in this condition, in exothermic process, if you increase the temperature, if you increase the heat, the Kc वैल्यू यानी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, ये अपने बुक में लिख के रखेंगे, समझ में आई बात, ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक की बात करते हैं। Kc का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में आपका रिएक्शन शिफ्ट होगा। एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक में क्या होगा, ध्यान से सुनो। आपका हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो हीट है वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो यहां से हीट बाहर निकल रहा था, यहां से हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ इन दिस कंडीशन क्या होगा, नहीं यार, हाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, सही बात है। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज। अब हीट इसको ऑलरेडी चाहिए, क्योंकि भैया ये नेचर से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और आप भी इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। सही काम है ना। अगर आपके दोस्त को पैसा चाहिए और आप अपने दोस्त को पैसा दोगे तो आपका दोस्त खुश हो जाएगा ना, ठीक है, वैसे दोस्त पैसा वापस नहीं करते, ठीक है। तो सिमिलर सी चीज है कि अगर यहाँ इसको हीट पहले से ही नेचर से हीट चाहिए, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और आप इसको ऊपर से और हीट दोगे, तो इस कंडीशन में इसके लिए मजे ही, इसके तो मजे ही मजे हो गए। तो इस कंडीशन में आपका जो Kc का वैल्यू है बच्चों, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आपके Kc का वैल्यू भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन ऑफ द ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, नोट डाउन करें, आगे बढ़ेंगे। पानी पी लो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है बच्चों, आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल पे, केसी पे क्या इफेक्ट होता है, चलो बात करें। सबसे पहले हमको ये जानना है कि भैया आखिरकार कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो आपके रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा दे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा दे। सही है, सही है, बताओ इसका डेफिनेशन क्या कहता है। कैटलिस्ट इज द थिंग, द सब्सटेंस, ऐसा कह सकते हो आप, द सब्सटेंस विच, एक सेकेंड,
which increase the rate of reaction, but did not consume in reaction। ये है बच्चों आपका कैटलिस्ट। क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, रिएक्शन को फास्ट कर दे, फटाफट कर दे। चल भाई फटाफट चल, समझ रहे हो? पीछे मारे डंडा और बोलेगा चल फटाफट, समझ रहे हो? तो कैटलिस्ट इज द थिंग जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है पर कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, रिएक्शन के टाइम पे कंज्यूम नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल तो सोचो, जैसे मान लो किसी बंदे को मुंबई से पूना जाना है, ठीक है, वैसे ही किसी बंदे को पुणे से मुंबई आना है। अब आपको पता है कि भैया मुंबई और पुणे के बीच में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, अरावली हिल्स है, अरावली की सरावली है, कोई तो हिल्स है, ठीक है, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। अब मान लो ऐसा बड़ा सा पहाड़ है, इस तरफ मुंबई है, इस तरफ पूना है। अब अगर मुंबई वाले को पूना जाना है तो भैया वो पहाड़ पे चढ़ के फिर इधर जाएगा, फिर अगर मान लो पूना वाले को इधर जाना है तो वो पहाड़ पे चढ़ के मुंबई आएगा। सही बात है, ठीक है। अब इसमें टाइम बड़ा लगेगा, तो मान लो मैंने कोई कैटलिस्ट यूज किया, मैंने बुलाया भैया कि भैया देखो हमको बहुत दिक्कत हो रही है, तो एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने इस पहाड़ के बीच में एक सुरंग बना दिया। ठीक है, उसने क्या किया, इस पहाड़ के बीच में एक सुरंग बना दिया। अभी भी मैं A to B जा रहा हूं, मतलब अभी भी मैं मुंबई से पुणे ही जा रहा हूं, पर फास्ट जा रहा हूं। अब मुझे उस पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब मुझे उस पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो अब मैं मुंबई जाना, अगर मुझे पूना जाना है मुंबई से, तो अब मैं उस टनल के थ्रू चले जाऊंगा और सेम तरीके से पूना वाला भी टनल के थ्रू मुंबई आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैटलिस्ट है वो रेट बढ़ा देता है। पर क्या कैटलिस्ट जो जिस बंदे ने टनल बनाया है, क्या वो आपके साथ जाएगा पूना? नहीं ना, भैया अपना मजे करेगा, पैसा मिल गया उसको। सही है ना? वैसे रिएक्शन तो अपनी प्रोसीड करेगी, कैटलिस्ट उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, पार्ट लेगा भी तो रीजनरेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म को फास्ट कर देगा, बहुत मैकेनिज्म को बहुत छोटे स्टेप में कन्वर्ट कर देगा वो। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैटलिस्ट। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो रेट बढ़ा दे। ठीक है, रेट बढ़ा दे। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, आ जाओ आगे देखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसमें दो रेट होते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में दो रेट होते हैं ना बच्चों, एक है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है, और एक है आपका रिवर्स रिएक्शन का। सही है, तो इसके अंदर दो रेट होंगे, यानी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और एक होगा बच्चा आपका रेट ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखो इसी को ये मैं KF बोलता हूं, इसी को मैं KR बोलता हूं। सही है। अब अगर मैंने यूज किया कैटलिस्ट, ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर क्या यूज कर दिया बच्चों, कोई भी क्या यूज कर दिया, कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो क्या होगी आपकी रिएक्शन? आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब ये भी इंक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, दोनों बढ़ गए, ये भी बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ गया, मतलब कम समय लग रहा है। अब समय थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, रिएक्शन आपकी फास्ट प्रोसीड करी। पर आप एक बात बताओ, क्या इस पे केसी का कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस पे केसी का कोई इफेक्ट पड़ेगा? केसी क्या होता है? केसी आपका होता है बच्चों KF अपॉन KR। पहले KF अपॉन KR की कोई दूसरी वैल्यू थी, उसका आंसर एक केसी का वैल्यू आता था। पर अब देखो, अब इसका भी रेट बढ़ गया है, इसका भी रेट बढ़ गया है। सही बात है, लेकिन अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो मुझे नहीं लगता केसी का वैल्यू चेंज होगा। समझ रहे हो? अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझता हूं, पहले मान लो KF का वैल्यू था 2, ठीक है, और 2 नहीं, चलो मान लेते हैं 16 था, ठीक है, KF का वैल्यू था 16 और आपके KR का वैल्यू था 4। समझ रहे हो? तो अब इसमें कितना आंसर आता, कट होता, कितना आंसर आता, 4, मतलब पहले केसी का वैल्यू क्या आ रहा था, 4,
अब कैटलिस्ट डालने के बाद, ठीक है, अब कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हो गया कि आपका ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हो गया 20, सही है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये भी बढ़ा ना, तो मान लो ये बढ़ गया 5। अब कट करो, वापस कट करो, वापस आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो मतलब केसी का वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं, केसी का वैल्यू सेम है, केसी का वैल्यू सेम है, पर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप ये लिख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन, या फिर आप कह सकते हो कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालता। कैटलिस्ट ऐसे लिख दो, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ रहे हो? तो वो इक्विलिब्रियम को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपका ली चार्टलेट प्रिंसिपल भी यहां पर सेफ रहेगा। समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, वहां हो जाता है। हो गया? कभी चाहिए? ये तो आप लोगों को आता होगा ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक इज हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस क्या है? किसी एक साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने हेबर्स प्रोसेस को डिजाइन किया होगा। हेबर्स प्रोसेस तो आप कह सकते हो इट इज, यहां पे लिखते हैं, इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपेयर करवाने वाली प्रोसेस है बच्चों आपकी हेबर्स प्रोसेस। किसी हेबर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया हो। तो क्या कहना है, ये बच्चों आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो कहां पे यूज की जाती है? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, सो अमोनिया बनाने के लिए आपकी जो प्रोसेस यूज होती है बड़े बड़े कंपनीज में, लार्ज स्केल में, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स। ठीक है, अब होता क्या है, रिएक्शन देख लो। रिएक्शन वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके होते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जस्ट अ सेकेंड, आपका होगा बच्चों 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जो कि किस फॉर्म में होगी? गैस फॉर्म में। ये रिएक्ट करेगी 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि किस फॉर्म में होगी? अगेन गैस फॉर्म में। ठीक है, एंड एट द इक्विलिब्रियम आपको क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड इट इज ऑल्सो इन गैसियस। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन ऑफ योर हेबर्स प्रोसेस। इसी रिएक्शन से बच्चों क्या बनाया जाता है? इसी रिएक्शन से बनाया जाता है आपका अमोनिया। सही बात है, ठीक है। सो N2 यानी आपका नाइट्रोजन 1 मोल रहेगा, यहां पे लिख दे नीचे, नाइट्रोजन है आपका 1 मोल, ये है आपका 3 मोल, और यहां पे आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 2। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लोग किस रेशियो में यूज करेंगे? इसे हम लोग यूज करेंगे बच्चों 1:3 रेशियो में। तो ये सबसे पहला अपना पॉइंट हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? हमेशा हेबर्स प्रोसेस में याद रखना आपको, हेबर्स प्रोसेस में हमेशा क्या हमें क्या करनी है बच्चों? रेशियो कितना रखना है? 1:3। दीज आर सम कंडीशंस, कंडीशंस हमको पढ़नी है। ठीक है, कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे, और किस चीज की कंडीशन है ये? जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बना सके। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सब पढ़ाया। अब वही सारी चीजें हम लोग यहां लगाएंगे, वही सेम चीजें यहां पे लगाएंगे, जिससे हम लोग ज्यादा अमोनिया बना पाए। इक्विलिब्रियम तो होती है, देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम होती है, गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं, इसके गैस के मॉलिक्यूल, इसके गैस के मॉलिक्यूल, आपका अमोनिया बनता है। जितना अमाउंट में ये रहेगा उतने अमाउंट में ये रहेंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। पर हम लोग अपना तिकड़म लगाकर, हम अपनी नॉलेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने की कोशिश करेंगे, और यही इसकी कंडीशन है।
यही हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, कंडीशंस के अंदर पढ़ना है कि कौन कौन सी कंडीशंस हम लोग यूज करके जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ क्या बनाएंगे बच्चों, आपका अमोनिया बनाएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि आपको जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो आपको हमेशा किस में रखना है, 1:3 में। ठीक है, हमेशा इसका रेशियो किस में रहेगा बच्चों, 1:3 में। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है बच्चों आपकी टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, टेम्परेचर। अब याद करो, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया बच्चों, अगर कोई रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, अगर आपकी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब क्या हो रही है, उसके अंदर से हीट रिलीज होती है हमेशा, और जो रिएक्शन में हीट रिलीज होती है अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे, अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, अभी पढ़ा है ना मैंने, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसको ज्यादा टेम्परेचर दो तो Kc की वैल्यू भी ज्यादा होती है क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब करेगी। अब ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन क्या है पता है, ये आपकी हीट को रिलीज करती है। एक्चुअली इस रिएक्शन में यहां पे बच्चों हीट भी बाहर निकलता है, इस रिएक्शन में यहां से बाहर हीट निकलता है। रुको थोड़ा सा ना शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए हम एंड में पहुंच गए। नाउ बेटर, ठीक है, सही है, क्लियर है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में थोड़ा सा क्या निकलता है, हीट मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है। तो एज यू नो, जहां भी प्रोडक्ट साइड में आपको हीट दिखे, जहां भी आपको प्रोडक्ट साइड में हीट दिखे, आप क्या कहोगे, भैया ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और अभी मैंने आपको सिखाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, देखो कहां गया, कहां गया, अभी मैंने आपको सिखाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kc की वैल्यू नीचे गिर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नीचे गिर जाएगी। सही बात है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, इस कंडीशन में कहां गया, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि भैया टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो Kc की वैल्यू गिर जाएगी, आपका वैल्यू सेट शिफ्ट हो जाएगा, आपकी रिएक्शन बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना, पर मैं टेम्परेचर एकदम कम भी नहीं कर सकता। क्यों, अगर मान लो मैं टेम्परेचर एकदम कम कर दूं, टेम्परेचर मान लो एकदम कम कर दूं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो घूमेंगे नहीं, गैस के मॉलिक्यूल वो फ्रीली घूम ही नहीं पाएंगे ना, उनको एनर्जी चाहिए ना घूमने के लिए, और एनर्जी कहां से मिलती है, हीट से मिलती है। तो भैया अगर मैं टेम्परेचर एकदम कम कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर एकदम कम कर दूं तो भैया आपके गैसेस के मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मूव नहीं करेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड कैसे करेंगे, और एक दूसरे से अगर वो कोलाइड ही नहीं करेंगे तो अमोनिया कैसे बनेगा। तो मुझे टेम्परेचर एकदम कम नहीं करना, मुझे टेम्परेचर को एकदम मीडिएट लेवल में रखना, जिसे हम लोग ऑब्लिगेट टेम्परेचर बोलते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ हेबर्स प्रोसेस, इसका टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, इसका टेम्परेचर आपको देखने के लिए आपको रखोगे ऑलमोस्ट 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, ठीक है, 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादातर 450 पे ही होता है, 450 पे ज्यादा आपका टेम्परेचर देखने के लिए। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो ये इतना टेम्परेचर है आपको मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपका ये रिएक्शन चलेगा। पहले दूसरा कंडीशन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है बच्चा आपका प्रेशर। नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा। थर्ड कंडीशन इज योर प्रेशर। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आप प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो, तो जहां पे ज्यादा मोल है वहां से रिएक्शन कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। याद है, कहां गया पॉइंट, एक सेकेंड, कहां है मेरे भाई, प्रेशर ना, हाँ देखो यहां पे मैंने आपको बढ़ाया था कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो, इफ व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ क्या हो जाएगी बच्चों, जो आपकी प्रेशर, जो आपकी रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखो आ गया, हाँ यहां पर देखो,
यहाँ पे मोल ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, वही रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। तो अगर मैं अपना प्रेशर को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं अपने प्रेशर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यही तो मैं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं ना कि रिएक्शन आपकी इस तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि आपका अमोनिया ज्यादा बने, अमोनिया मुझे ज्यादा मिले, यही तो मैं चाहता था। सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर को ज्यादा करूंगा, ठीक है। द प्रेशर ऑफ हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस का प्रेशर कितना रखना है, ज्यादा रखना है। कितना होता है प्रेशर, ऑलमोस्ट 200 से लेके 900 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर ऑलमोस्ट कितना रहता है इसका, मीन तो नहीं हो सकता, 250 atm तक रखते हैं, ठीक है, 250 atm तक इसका प्रेशर रखते हैं। पर कितना रख सकते हैं, 200 से लेके 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। अभी जो आप जिस एनवायरमेंट में बैठे हो ना, वहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप झेल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा प्रेशर होता है वो, समझ रहे हो। तो इसको कितने प्रेशर पे किया जा रहा है, 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ रहे हो। तब ये रिएक्शन क्या करेगी, ज्यादा शिफ्ट होगी किसकी तरफ, इसकी तरफ शिफ्ट होगी बच्चों, आपके अमोनिया की तरफ। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन इज कैटलिस्ट। चौथी कंडीशन, आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करोगे। अब मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट यूज करने से फटाफट फटाफट काम होता है, काम होता क्या होता है, खटाखट 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 काम होता है, सही है, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, यहां पे यूज करते हैं बच्चों फाइनली पाउडर्ड आयरन, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, फाइनली पाउडर आयरन, आयरन का जो पाउडर होता है, या फिर आप कह सकते हो आप पाउडर भी नहीं यूज करते, ठीक है। फाइनली मतलब वही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे आयरन के, ठीक है। तो पाउडर कहना गलत होगा, फाइनली कैन से डिवाइडेड आयरन, चल लिख दो फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन मतलब आपका Fe। इसको हम लोग यूज करते हैं बच्चों एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, काम फास्ट करता है। फिर इस कैटलिस्ट के साथ हम लोग एक प्रमोटर भी यूज करते हैं, चौथा नहीं पांचवा। कैटलिस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या है, इस कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा, वो कैटलिस्ट को बोलेगा जा जा भाई काम कर, क्या कर रहा है, सो क्या रहा है, क्या कर रहा है ये, क्यों सो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रमोटर भी यूज करते हैं हम लोग इस रिएक्शन में। प्रमोटर ज्यादातर क्या होता है, प्रमोटर होता है बच्चों मॉलिब्डेनम, ठीक है, प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम। और कुछ कुछ किताबों में Al2O3 भी दिया है, कुछ कुछ किताबों में आपको Al2O3 भी दिया है, पर ज्यादातर मॉलिब्डेनम ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा आपका मॉलिब्डेनम। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। एक और कंडीशन है, यहाँ पे जगह नहीं, मैं आगे लिखता हूं। एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6। आपका कौन सा गैस, N2 गैस, H2 गैस एंड आपका जो अमोनिया गैस है जो भी बन रहा है, इट शुड बी, थोड़ा शुड बुड क्या लिखना है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। जो भी आप नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे हो, जो भी आप H2 गैस यूज कर रहे हो, ठीक है, ये तो नहीं यूज करते यार हम लोग, इसको मिटा दो। तो जो भी बच्चों आप H2 और N2 गैस यूज कर रहे हो, वो हमेशा इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, उसके अंदर कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं रहनी चाहिए। कौन सी इम्प्यूरिटी होती है, आपको मिल सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कौन कौन सी हो सकती है, बस ये भी लिख सकते हो, ठीक है, सल्फर हाइड्रोक्साइड, ये चीजें मिल सकती है। तो ये होना नहीं चाहिए H2S, ये इम्प्यूरिटीज होना नहीं चाहिए। अगर ये इम्प्यूरिटीज हुई रिएक्शन में तो क्या होगा, अगर ये इम्प्यूरिटीज हुई ना रिएक्शन में, तो इट पॉइजन द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करने में दखल देगा और कैटलिस्ट को काम करने नहीं देगा, ठीक है, कैटलिस्ट को काम करने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉइजन ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट को काम करने से रोकता है
वो पॉइजन जो उसको काम करने बोलता है, काम कर, उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रमोटर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं बच्चों हम लोग को जाननी है आपके हेबर्स प्रोसेस में। बाकी इसके अंदर और भी कई सारी चीजें जो आपके बुक में नहीं दी हुई तो मैं नहीं बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भैया हेबर प्रोसेस में इसको अलग कैसे किया जाता है, अमोनिया को बाहर कैसे निकाला जाता है। इसका एक ये भी है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। यहाँ पे एक चेंबर है, सबसे पहले वो रिसीविंग चेंबर है, उसके अंदर आप डालोगे तो गैस, फिर वो चेंबर एक दूसरे चेंबर से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर ज्यादा प्रेशर होगा, फिर वो चेंबर एक कूलिंग चेंबर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली पता है अमोनिया को अलग कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है बता दो तुम लोग को, चलो बताइए देते हैं। ये समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख दो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए 250 atm होना चाहिए, और रेशियो हमेशा 1:3। बाकी आपके Fe इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम। ठीक है, आपका Fe होगा यानी क्या, फाइनली डिवाइडेड आयरन Fe इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम। ये आपकी कंडीशन है रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे अपन आगे बढ़ते हैं। चले देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में, आगे आ जाओ। रिएक्शन कैसी है, N2 + 3H2 gives 2 molecules ऑफ अमोनिया। मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, 2 molecules ऑफ अमोनिया। अब आप सोचोगे कि भैया रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है, जो भी आपका चेंबर होगा उसके अंदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, मतलब इस चेंबर में आपको N2 गैस भी मिलेगी, इस चेंबर में आपको H2 गैस भी मिलेगी, और इस चेंबर में बच्चों आपको अमोनिया भी मिलेगा। सही है, तो भैया हम इसमें से अमोनिया अलग कैसे करेंगे, हम इसमें से अमोनिया निकालेंगे कैसे। इसके दो तरीके, अमोनिया को यहां से बाहर निकालने के बच्चों दो तरीके, यहां सुनो, तो बाहर निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कंडेंसेशन। सबसे पहला तरीका क्या है, कंडेंसेशन। एक्चुअल में अमोनिया बहुत जल्दी कंडेंस हो जाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपेयर में आपका जो अमोनिया है वो बहुत जल्दी कंडेंस हो जाता है। तो ये जो गैस है ना, इस गैस को बच्चों पहले दूसरे चेंबर में भेजते हैं। यहाँ पे दूसरा चेंबर है, इस चेंबर को कंडेंसर बोल सकते हो आप, कंडेंसर, या फिर कंडेंसेशन चेंबर ऐसा बोल सकते हो। तो इसके अंदर कूलिंग होती है, ठंडी होती है। तो जो भी आपका NH3 है, यानी जो भी आपका अमोनिया है ना बच्चों, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और आपका जो हाइड्रोजन है और आपका जो नाइट्रोजन है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इसको कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए। पता ना आपको, लिक्विड नाइट्रोजन देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग वीडियो में लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं और बोलते हैं कि ये -70 डिग्री पे होता है, ये ठंडा होता है। इतना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर रखेंगे ही नहीं, हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर रखेंगे जिससे आपका अमोनिया क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, बचा आपकी गैस। इनको अपन क्या करेंगे, दूसरे पाइप से वापस रीयूज कर लेंगे। समझ रहे हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है डिसॉल्व इन वाटर, सॉरी वाटर लिखना है यार, डिसॉल्व इन वाटर। अगर आप इन गैस को, मान लो आपने एक बड़ा सा जार लिया, बड़ा सा कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने डाल दिया पानी, ठीक है, और यहां से आपने ये वाली गैस इंट्रोड्यूस करवा दी। ये वाली जो गैस है वो पूरी की पूरी आपने क्या करवा दी, इंट्रोड्यूस करवा दी। तो होगा क्या, इसमें से जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, पर आपका जो अमोनिया है ना वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है ना, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, वो एक अलग कंसेप्ट है। पर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका अमोनिया है ना, ये डिसॉल्व हो जाता है बहुत ही आराम से वाटर के अंदर। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, अमोनिया को निकाल सकते हो। क्लियर है, ये दो तरीके जिससे आप सेपरेट करते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपको चाहिए तो, वैसे आपके बुक में दिया नहीं है शायद, चलेगा। ठीक है, सो बच्चों आई होप इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ले लिया ये, चलो ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, सो बहुत मजा आया बच्चों मुझे आप लोगों को पढ़ाने में। सही है, आई होप आप लोगों को देखने में भी उतना ही मजा आया होगा। ठीक है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे इसी बात पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बच्चों एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।